हरियाणा को लेकर जो कांग्रेस चुनाव समिति की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर मंथन हुआ है सीईसी की बैठक में और किसी भी वक्त जो लिस्ट है वो जारी हो सकती है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में नाम तय किए जा चुके थे और 2 महिला प्रत्याशी को पार्टी जो है वो जगह दे सकती है। उन 2 महिला प्रत्याशियों के नाम पर दांव खेला जा सकता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। हरियाणा की 9 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कांग्रेस कभी भी कर सकती है। सीईसी की बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। जो प्रत्याशियों के नाम पर मंथन था वो खत्म हो चुका है, तो कभी भी नाम जो है वो सामने आ सकते हैं। कांग्रेस 9 सीटों पर कभी भी उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। अहम बात यह है कि 2 महिला उम्मीदवारों का नाम जो है वो लिया जा सकता है, वो तय किया जा सकता है। और इसी के साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व में सीएम भी रहे हैं वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो देखना ये होगा कि किन उम्मीदवारों पर कांग्रेस दांव खेलेगी। लेकिन अभी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस सीईसी की बैठक खत्म हो चुकी है। हरियाणा के प्रत्याशियों को लेकर जो मंथन चल रहा था बैठक में वो खत्म हो चुका है। हरियाणा की 9 सीटों पे अपने उम्मीदवार कांग्रेस उतार सकती है और किसी भी वक्त जो है उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है। जो सूची है वो किसी भी वक्त जारी हो सकती है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है और एक सीट में यानी कुरुक्षेत्र की जो एक सीट है उस पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को उतारा जा चुका है। लेकिन 9 सीटों पर अभी भी कांग्रेस ने अपने नाम तय नहीं किए हैं। आज सीईसी की बैठक थी जो अब खत्म हो चुकी है। उम्मीदवारों को जो लेकर मंथन किया जा रहा था वो इस बैठक में हुआ है और अब किसी भी वक्त जो है वो लिस्ट जारी की जा सकती है। खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी रवि मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, साफ तौर पे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो कि कांग्रेस मुख्यालय में हो रही है, आपको बता दूं कि हरियाणा की हो चुकी है और हिमाचल की बैठक यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंप्लीट हो चुकी है। अब पंजाब की जो बैठक है वो शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दूं पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष राजा वरिंग यहाँ पर मौजूद है। वही बात करें जो प्रभारी देवेंद्र यादव और सीएलपी लीडर प्रताप सिंह बाजवा इस बैठक में मौजूद है। और बता दूं कि 13 की 13 लोकसभा सीट पर यहाँ पर चिंतन मंथन विचार विमर्श किया जाएगा और जो सिंगल नाम की एक सूची तैयार की जा रही है जिस पर आलाकमान आज मोहर लगा सकता है। मगर जैसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि पंजाब कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची आने में थोड़ा विलंब हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है। इसके अलावा बता दूं आपको कि जो इससे पहले हरियाणा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, इसमें 9 की 9 लोकसभा सीटों पर बातचीत हुई है, विचार विमर्श हुआ है और उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ लोकसभा सीटों की जो सूची है आज देर शाम तक कांग्रेस मुख्यालय द्वारा जारी की जा सकती है। यानी कि कुछ का मतलब ये कि 9 की 9 सीटों पर जो है वो नाम जारी नहीं होंगे, 9 में से भी कुछ सीटों पर कांग्रेस नाम जारी करेगी। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे जहां जहां सिंगल सीट पर बिना डिस्प्यूट के बात बनी है आपसी सहमति के लिए लेकर उन नामों पर आज मोहर लगती हुई नजर आएगी। और जहां जहां ओपोनेंट ज्यादा हैं और भी प्रत्याशी हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान आज कुछ सीटों की उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी कर सकती है। इसमें हरियाणा, पंजाब और हिमाचल की लोकसभा सीटें हो सकती हैं। जी शुक्रिया रवि, ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि सीईसी की बैठक खत्म हो गई है, लेकिन पंजाब को लेकर अभी भी मंथन जारी है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर मंथन हो रहा है और पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता बैठक में शामिल है। लेकिन जो लिस्ट है पंजाब की वो देरी से आ सकती है। हरियाणा को लेकर भी बड़ी खबर है कि 9 की 9 सीटों पर अभी जो सूची है वो जारी नहीं होगी। हो सकता है कि कुछ सीटों पर जो है वो सूची जारी कर दी जाए, कुछ का बाद में ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने अपने विरोधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इंडी गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता और बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल पर उन्होंने जुबानी हमला किया। अभय ने कहा कि मेरे सामने 2 लुटेरे हैं जो चुनाव में खड़े हुए हैं। अभय के इस बयान पर गठबंधन प्रत्याशी सुशील गुप्ता ने भी पलटवार किया और कहा कि जिसकी जैसी आदत होती है
वो वैसी ही बात करता है। आपको लुटेरा कहा है? जो जैसा है वो वैसी ही भाषा बोलता है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। जिसकी जैसी आदत होती है दूसरों को वैसे समझता है। अभय चौटाला जी कह रहे हैं 2 लुटेरे कुरुक्षेत्र लोकसभा के चुनाव में लड़े। 2 लुटेरे मेरे सामने चुनाव लड़े। मैं तो तुम्हारे साथ खेती करने वाला, मैं तो तुम्हारे साथ किसान की बात सुनने और किसान की पैरवी करने वाला, मूंगफली करने वाला। अरे भाई बताओ, ये बताओ, तो फिर वोट मुझे दोगे, मेरे को दोगे? मैं सीधी भाषा में समझा देता हूँ। पानी अब जाके गिरा गया, आगे कुछ समझ में अब फैसला आपने करना है। कहीं दूसरे आगे करना पड़ेगा। वहीं गठबंधन प्रत्याशी सुशील गुप्ता ने नवीन जिंदल को चुनौती दी है। खुले मंच पर बहस करने की उन्होंने चुनौती दी है। सुशील गुप्ता ने जिंदल से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के बड़े आरोप लगे हैं किसानों पर, किसानों को उपद्रवी कहा गया है बीजेपी द्वारा, तो इस पर जिंदल जो है अपना स्टैंड साफ करें। तो ये बड़ी खबर, जहां सुशील गुप्ता ने जिंदल से जवाब मांगा है, खुले मंच पर बहस करने तक की चुनौती दे दी है। किसानों को उपद्रवी कहने पर जो बवाल हुआ था उस पर जवाब मांगा है और कहा है कि नवीन जिंदल को इस पर अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। आपकी पार्टी ने, आपकी नई नवेली पार्टी ने, जिसको अभी आप तुरंत इलेक्शन टिकट डिक्लेयर होने से 10 मिनट पहले आपने ज्वाइन किया, उसने किसानों को कभी आतंकवादी कहा, कभी खालिस्तानी कहा, कभी उनको उपद्रवी कहा, कभी उनको आंदोलन जीवी कहा, कभी उनकी जड़ चीन में बताई, कभी उनकी जड़ पाकिस्तान में बताई। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं, आपका क्या स्टैंड है? इन्होंने पंचों की कमर लाल कर दी, सरपंचों की कमर लाल कर दी, क्लर्कों की कमर लाल कर दी, आशा वर्करों की कमर लाल कर दी, पॉलिटिकल वर्करों की कमर लाल कर दी। कोई नहीं छोड़ा। जिससे भी मिले डंडे से बात की। आपके हिसाब से ये सही था या गलत था? आपकी जो नई नवेली पार्टी है बीजेपी, उसका स्टैंड सही था या गलत था? मैं चाहूंगा कि आप स्पष्टीकरण करें। भारतीय जनता पार्टी हमारे 2 मुख्यमंत्रियों को अरेस्ट करके चुनाव से रोकना चाहती है, कांग्रेस के खाते सील करके उनका खर्चा बंद करना चाहती है और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देना चाहती। हम चाहते हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और यहाँ पे आए, चुनाव लड़ें। इसलिए जिंदल साहब को, नवीन जिंदल जी को मैं चुनौती देता हूं कि वो स्पष्ट करें कि वो इस समय कहां पे हैं। चुनाव के बीच में अगर वो इस देश के अंदर है तो आके मेरे से बहस करें। मेरे कुछ सवाल हैं। और अब बात करेंगे नफे सिंह राठी हत्याकांड के बारे में। 45 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। नफे सिंह राठी के परिवार में इस बात का रोष है, परिवार नाराज है, इसीलिए अब परिवार ने बंद का आह्वान कर लिया है। 13 अप्रैल को बहादुरगढ़ बंद का आह्वान किया गया है। सुबह 9 बजे से 1 बजे तक दोपहर के बंद का आह्वान किया गया है। 45 दिन बाद भी नफे सिंह राठी हत्याकांड में पुलिस के हाथ कोई अहम सुराग नहीं लगे हैं। परिवार का कहना है कि जिसने ये षड्यंत्र किया उसका अभी तक पुलिस क्यों पता नहीं लगा पाई है। इसे लेकर परिवार नाराज है, परिवार में रोष है, जिसे लेकर अब परिवार ने बंद का आह्वान किया है। 18 अप्रैल को सुबह 9 बजे से 1 बजे तक बंद का आह्वान किया गया है। ऐसा लगता है कि सरकार ये चाह रही है कि हम भी घर से बाहर ना
क्योंकि पिछले 45 दिन केवल नहीं बल्कि 47-48 दिन हो गए। 48 दिन से सिर्फ हमें एक आश्वासन मिल रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं। जो आदमी पकड़े गए हैं उनकी इंटेरोगेशन हुई है, लेकिन उसके बावजूद ना तो वे षड्यंत्रकारी पकड़े गए जिन्होंने ये फाइनेंशियल और पॉलिटिकल हत्या करवाई है, क्योंकि ये तो तय हो गया कि ये प्री प्लान एक फिरौती देके करवाया गया मर्डर है। ये तो साफ सबको पूरे बहादुरगढ़ को दिख रहा है। लेकिन पूरे बहादुरगढ़ की आवाज उठाने वाला वो शख्स था जिसने जब जब बहादुरगढ़ में व्यापारियों को, दुकानदारों को जब मुसीबत आई। वहीं बात करेंगे महेंद्रगढ़ स्कूल बस हादसे के मामले में। जांच कमेटी का गठन हुआ था जिसका विरोध हुआ, लेकिन अब कमेटी का दोबारा गठन किया गया है। जिला जांच कमेटी में जिला शिक्षा अधिकारी यानी डीईओ को हटाया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट महेंद्रगढ़ को कमेटी में शामिल किया है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने डीईओ के कमेटी में होने का विरोध जताया था। उन्होंने कहा था कि अगर अपराधी को ही कमेटी में शामिल कर दिया जाएगा तो उन्हें इंसाफ की उम्मीद नहीं होगी, लेकिन इसके बाद अब उसे हटाया गया डीईओ को और अब सिटी मजिस्ट्रेट को जो है कमेटी में शामिल किया गया है। एडीसी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है जो नई जांच कमेटी है, और डीईओ को हटा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और बस हादसे के बाद प्रशासन जागा है। गुरुग्राम में स्कूल बसों को लेकर जिला प्रशासन ने एक्शन लिया। डीसी निशांत कुमार ने स्कूल बसों की जांच के आदेश दिए हैं। 14 अप्रैल तक ये जांच अभियान चलेगा। जांच के लिए जिला में 5 स्थान जो है निर्धारित किए गए हैं। 527 स्कूलों की 2600 बसों की जो है वो जांच होगी। निर्धारित मानकों और सुरक्षा नियमों की जो है जांच की जाएगी। तो महेंद्रगढ़ बस हादसे के बाद प्रशासन जागा है। डीसी ने आदेश दिए हैं स्कूल के जितने भी जिला में जितने भी स्कूल हैं उन सभी की बसों की जांच होगी। 14 अप्रैल यानी कल तक ये जांच अभियान चलेगा, जिसमें निर्धारित मानकों और जो सुरक्षा नियम है उन सभी की जांच होगी। इस वक्त मैं लघु सचिवालय के पास हूँ जहाँ पर ये जो जांच है वो की जा रही है। यहाँ काफी सारी जो बसें हैं वो आप देख सकते हैं। इन बसों को यहाँ बुलाया गया है और इनकी एक एक करके जांच की जा रही है कि आखिरकार इन बसों में क्या कुछ मौजूद है, क्या कुछ मौजूद नहीं है। इस बस की अगर मैं बात करूं तो ये लेडी फ्लोरेंस स्कूल जो है उसकी ये बस है, और इसकी जब जांच की गई तो इसमें भी गुरुग्राम पुलिस को कई खामियां मिली हैं। इसके अंदर ना तो सीसीटीवी कैमरा जो लगा है बस के अंदर ये काम कर रहा है, ना ही इसकी स्क्रीन जो है वो काम कर रही है। इसके अलावा जो पुलिस के अधिकारियों ने यहाँ पर जो एक तरह से अगर आग लगने की स्थिति में अगर फायर को बुझाने के लिए अगर सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़े तो वो भी पूरी तरह से कामयाब नहीं है। इसके आगे की जो पूरी एक नल की जो टाइप होती है जो आगे इसको दूर तक जो स्प्रे कर सकती है वो भी नहीं है। इसके अलावा जब पुलिस अधिकारियों ने इसमें बाकी चीजें जांची तो उनमें भी कई सारी खामियां हैं। ये इमरजेंसी गेट है, अगर यहाँ पर बच्चे कभी आ जाएं, किसी मुसीबत में अगर हो तो उसको खोलना पड़े तो ये खुलता नहीं है प्रॉपर तरीके से। काफी कोशिशों के बावजूद अब इसको गेट को ये खोल पाए हैं। अगर आप सोचिए अगर एक बड़ा आदमी अगर इसको इस तरह से खोलेगा और छोटे बच्चे अगर नहीं खोल पाएंगे तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। आप बताइए सर, क्या क्या खामियां आपको मिली जब आपने इस बस को देखा? इसमें फायर ग्रेड वाला अच्छी तरह से नहीं है, उस पर नली नहीं है, ये खिड़की टाइट है, जो इमरजेंसी गेट वाली खिड़की टाइट है, कैमरे नहीं है, इसमें कैमरे काम नहीं कर रहे, स्क्रीनिंग काम नहीं कर रही, अच्छी तरह से नहीं है। बस का जो मेंटेनेंस है अच्छी तरह से नहीं है इसमें। आपने इससे पहले भी और सारी कई बसों का आपने चेक किया होगा, उनमें किस तरह की कमी आपको नजर आई है? उसमें उन बसों को बसें बिल्कुल अच्छी तरह से है। जो पीछे हमने जो बसें चेक करी है ब्लू वेल स्कूल की वो अच्छी बसें हैं। कितनी बसों को हम जांच कर चुके हैं? लगभग 15-20 बसों को जांच कर चुके हैं। बिल्कुल। तो आज गुरुग्राम के अलग अलग जगहों पर करीब अगर हम बात करें तो 2000 से ज्यादा जो बसें हैं उनको जांच के लिए बुलाया है। गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं तो गुरुग्राम में 500 से ज्यादा निजी स्कूल हैं और उनकी करीब 5000 से ज्यादा जो बसें हैं वो इस वक्त काम कर रही हैं, जो बच्चों को ले जाने लाने का काम करते हैं। इसी तरह से एक एक कर सभी बसों की जो जांच है वो पुलिस और आरटीओ विभाग के जो अधिकारी और जो कर्मचारी हैं वो आज कर रहे हैं। इस वक्त लघु सचिवालय की जो ये पार्किंग है इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जो गाड़ियां हैं जो स्कूल बसें हैं उनको आज बुलाया गया है, उनको यहाँ रखा गया है और एक एक करके इन सबकी जो सुरक्षा जांच है।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फरीदाबाद में हुड़दंग करना कुछ युवकों को महंगा पड़ गया। पुलिस ने हुड़दंगियों को चालान भेजा है। पोस्टल चालान पुलिस की तरफ से भेजा गया है। गाड़ियों की खिड़कियों पर बैठकर ये युवक हुड़दंग कर रहे थे। इन्हें रील बनाकर इन्होंने जो पूरा वीडियो है वो उसे इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया, जिसके बाद रील पर ट्रैफिक पुलिस ने एक्शन लिया है। गाड़ी मालिक को 8500 रुपए का चालान भेजा है।